Hey guys, I'm here with the chapter Nationalism in Europe और we know that अब हमारा फर्स्ट सेशन हो गया था नेशनलिज्म इन यूरोप का एंड वी आर डूइंग द सेकेंड सेशन जिसमें हम हाफ चैप्टर कवर कर लेंगे हमारे सिलेबस का. सो लेट्स गो. सो फर्स्ट लेट अस डू सम रिविजन. रिविजन कर लेते हैं जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था. तो जस्ट रिविजन कर लेते हैं कि नेशनल फीलिंग कैसे आई. तो हमने देखा था कि पहले कॉलोनीज थी एंड देन नेशनल फीलिंग का ग्रोथ हुआ, ऑप्रेस्ड हुए पीपल, इसलिए ये सब ग्रोथ हुआ, अपना बॉन्ड शेयर किया. और महात्मा गांधी जब इंडिया आए तो उनकी वजह से भी हमारा नेशनल फीलिंग वॉज ग्रोन अप. अब देन 1920s में कौन से एक्ट्स हुए, मतलब 20s के अंदर कौन से सत्याग्रह हुए, लाइक एक्ट बोल सकते हैं हम. नॉन कॉपरेशन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. तो वो हमने देखा था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का देखा था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हमें पता है कि 1913 to 18 में हुआ था और उसके वजह से हंगर हार्डशिप सब इंडिया में आई थी. और हमें पता है कि गांधी जी इंडिया कब आए थे? 9 जनवरी, परसों आए थे. तो 9 जनवरी को आए थे और ईयर वॉज 1915. 1915 में आया था. वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब भी आए थे. देखो सी इधर लिखा है, सत्याग्रह मीन्स सत्य मीन्स ट्रुथ, ग्रह मीन्स इंड्यूस, मतलब ट्रुथ फोर्स, सच का फोर्स. या वी कुड से लाइक दैट. देन गांधी जी ने आते ही 3 सत्याग्रह किए थे, जिसमें 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ था और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुआ था. देन रॉलेट एक्ट हमने देखा था जिसमें हमने जनरल डायर के बारे में पढ़ा था. तो इसमें क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट पास किया गया था जिसमें इंपीरियल काउंसिल ने यूनाइट होकर इंडियन मेंबर्स को ऑपरेस किया था. और रॉलेट एक्ट में गवर्नमेंट को बहुत सारी इनॉर्मस पावर्स दी जाती है और पॉलिटिकली और सारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, सोशली सारी राइट्स गवर्नमेंट को दी जाती है. तो वो क्या करते हैं, कोई भी इंसान को अगर उनको लगे कि ये गलत कर रहा है, मतलब उनको अगर किसी से भी प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें 2 साल के लिए बिना अरेस्ट वारंट के जेल में डाल सकते हैं. तो महात्मा गांधी आए तो ये महात्मा गांधी तो कहने लगे कि ये तो सिविल डिसोबीडियंस जैसा है, ये तो बहुत अनजस्टिस है. तो 6 अप्रैल 1919 को रैलीज ऑर्गेनाइज की और ये कौन सा एक्ट चलाया था? सत्याग्रह चलाया था अगेंस्ट रॉलेट एक्ट. सो सत्याग्रह में ड्यू टू दिस द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड टू क्लैम्प डाउन द नेशनलिस्ट. तो लोकल लीडर थे तो उनको उठा लिया था अमृतसर में. तो अमृतसर के लोगों ने तहस नहस मचा दी थी. कहाँ पे? बैंक और पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सब पे. तो मार्शल लॉ रख किया गया था जो जनरल डायर ने किया था. और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. तो 13 अप्रैल को हमारे पंजाबी लोगों का एक फेस्टिवल होता है जिसको बैसाखी बोलते हैं. मतलब उस दिन वो लोग न्यू ईयर मनाते हैं. तो न्यू ईयर है तो वो सेलिब्रेट करेंगे वो लोग. मार्शल लॉ मतलब उनको पता नहीं था, इसी वजह से वो लोग सेलिब्रेट करने गए, बाहर निकले. मार्शल लॉ मतलब हमने देखा था
कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, एकदम कर्फ्यू जैसा हो जाएगा, सिर्फ मिलिट्री कमांडर और पुलिस ऑफिसर से बाहर निकल सकते हैं घर के। तो तभी लोग मिलने गए थे, बैसाखी सेलिब्रेट की थी, तो बैसाखी सेलिब्रेट करने गए थे, तो जनरल डायर ने एंट्रेंस और एग्जिट ब्लॉक कर दिया था और सबको शूट किया था। तो ये सब हमने देखा था जलियांवाला बाग मैसेकर में। उसके बाद हमने देखा था कि जलियांवाला बाग स्प्रेड, तो ये सारे की वजह से क्या हुआ कि लोगों को और गुस्सा आया और स्ट्राइक्स करने लगे, क्लैश हुए पुलिस में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अटैक हुए। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट थी तो वो क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी राइट, तो वो क्या करती थी कि नोज को रब करवाती थी ग्राउंड पे, क्रॉल करवाती थी, मतलब ऐसे क्रॉल मतलब ऐसे गोल गोल घूमना, ऐसे रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे सैल्यूट करवाती थी एंड बहुत सारे बॉम्ब विलेज को ब्लास्ट किया था। ये सारा नॉन वायलेंस देख के तो ये रॉलेट एक्ट का जो सत्याग्रह था तो उसे बंद करवा दिया, ये मूवमेंट को बंद करवा दिया गांधी जी ने। तो अभी हम आज का हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है खिलाफत मूवमेंट। जस्ट वेट अ सेकंड, आई एम जस्ट अप्रोचिंग समथिंग। तो ये खिलाफत मूवमेंट था, तो उसमें क्या हुआ था वो हम देखेंगे। खिलाफत मूवमेंट मतलब खिलाफत क्यों रखा गया था नाम, पहले तो वो हम देखेंगे। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, उसी से हमें आइडिया आ जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऊपर नीचे करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब रॉलेट एक्ट चल रहा था, रॉलेट एक्ट पूरे इंडिया में वाइड स्प्रेड था, सारे सिटीज में। महात्मा गांधी को लगा कि इंडिया में मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा था और ये एक्ट के बाद लोगों में और गुस्सा आ गया था, क्योंकि उन्होंने ये जलियांवाला मैसेकर की वजह से, तो उनको लगा कि मुझे एक मूवमेंट लॉन्च करनी चाहिए ताकि हम सब मिलके इनको भगा सकें। But he was certain that no such movement could be organized without bringing Muslim and Hindus together. मतलब वो एक्ट लॉन्च करना चाहते थे मूवमेंट, लेकिन उनको लगा कि हम हिंदू और मुस्लिम अगर अलग रहेंगे तो हम उन्हें तो हमारा एक्ट कामयाब नहीं हो पाएगा, मतलब तो कितने भी कोशिश कर ले हमारा एक्ट कभी मूवमेंट कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक करना था। तो in a way of doing this he felt was to take up the खिलाफत इश्यू। तो खिलाफत इश्यू, तो उन्होंने एक ट्रिक सोची कि खिलाफत इश्यू को अगर मैं सपोर्ट करूँगा तो मुस्लिम लोग और हिंदू लोग साथ में आकर हमारे साथ मूवमेंट करेंगे। तो खिलाफत इश्यू क्या था, अभी ये इश्यू हम देखेंगे। तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1913 से 18 तक, हमें पता है। तो वो जब एंड हुआ तब टर्की वॉज इन सेंट्रल पावर हार गया था। तो अगर आपको देखना है कि सेंट्रल पावर में टर्की था, सो लेट मी शो यू। तो टर्की का एक ओटोमैन किंग था। हाँ, सो लेट अस जूम करके दिखाती हूँ। अच्छा, सो यू कैन सी टर्की, इट इज टर्की ओवर हियर इसका जो ओटोमैन था, तो वो उसको सारे दुनिया के सारे जो मुस्लिम्स थे तो उन्हें खिलाफा मानते थे, खलीफा, सॉरी खिलाफा बोल दिया। ओ सो एंड ओटोमन टर्की था डिफीट, तो वो हार गया था। तो क्या हुआ कि सारे रिमोर्स फैल गए थे, कि रिमोर्स मतलब अफवाह फैल गई थी कि ओटोमन एम्पायर को बहुत मर्सीलेस ट्रीट किया जा रहा है, मतलब उनको
वो हार गए थे तो उनको क्या कर देते कि उनको मर्सीलेसली उनको ट्रीट किया जाता है. And there were rumors that harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman. मतलब ओटोमैन एम्पायर पे बहुत हार्श एकदम कड़क ट्रीटी अपनाने वाले हैं जो एक्सेस पावर वाले थे वो. तो वो जो ओटोमैन एम्पायर था तो टर्की का, तो उन्हें सारे मुस्लिम स्पिरिचुअल हेड मानते थे इस्लामिक वर्ल्ड के. सारे जो मुस्लिम्स थे उन्हें खलीफा मानते थे. तो टू डिफेंड द खलीफा टेम्परल पावर, खिलाफत कमेटी वाज. तो सारे दुनिया के सारे मुस्लिम स्ट्राइक्स पे आ गए. तो वो चीज़ हमारे इंडिया में भी जो मुस्लिम्स थे वो भी उनको खलीफा मानते थे. तो तो खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड हुई इन बॉम्बे इन 1990. तो रोलेक्ट एक्ट हुआ अप्रैल में. उसके बाद 1919 में मार्च में मतलब रोलेक्ट एक्ट के पहले ही बन गई थी ये कमेटी. अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर, तो लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनको हम मुस्लिम ब्रदर्स बोलते हैं, अली ब्रदर्स begin discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. उसके बाद वो 1990 मार्च के बाद अप्रैल के बाद की सिचुएशन अगर देखें तो शौकत अली और मोहम्मद अली गांधी जी के साथ मिल गए और उन्होंने बात की. तो गांधी जी ने हमने देखा था कि गांधी जी ने एक ट्रिक अपनाई कि अगर हम खिलाफत इश्यू को सपोर्ट करें तो मुस्लिम लोग हमारे मूवमेंट में हमें भी सपोर्ट करेंगे. इसीलिए गांधी जी, मोहम्मद अली और शौकत अली सब मिल गए. तो मोहम्मद अली और शौकत अली वो खिलाफत कमेटी बनाई थी, तो वो उनके लीडर्स थे. और गांधी जी हमारे सारे सत्याग्रह के लीडर थे. तो वो दोनों मिलकर हिंदू और मुस्लिम को एक किया. तो गांधी जी saw this opportunity to bring Muslim under the umbrella of unified national movement. So at Calcutta session, तो कलकत्ता सेशन हुआ. ये याद रखना, 3 सेशन हुए थे. तीनों 3 याद रखने आपको. पहला सेशन कोलकाता में हुआ था. कोलकाता अभी बोलते हैं, अभी पहले कलकत्ता बोल दीजिए. तो एट कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था? सितंबर में. He convinced other leaders of the need to start non-cooperation movement in support of Khilafat as well as Swaraj. So non-cooperation movement start हुई थी सितंबर 1920. तो कलकत्ता सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू करने के लिए डिस्कशन हुआ था कांग्रेस का. तो ये याद रखना कि कोलकाता सेशन सितंबर के 1920 में हुआ था. और वो सेशन क्यों करवाया गया था? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करनी थी. किसके सपोर्ट में? खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में. किसके लिए? स्वराज के लिए. तो आगे देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखते हैं. अभी नॉन कॉपरेशन मतलब क्या? कॉपरेट नहीं करना. किसी के साथ हम कॉपरेट नहीं करते. मतलब अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो हमसे ना बोले रहे कि हम नहीं देंगे. कॉपरेट करना मतलब लाइक हैंड टू हैंड चलना, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाना, साथ हाथ में हाथ रख कर चलना. तो इट्स लाइक दैट. अगर एक हाथ छोड़ दिया तो देयर वुड बी क्लैश. तो इसीलिए तो गांधी जी क्या मानते थे कि आज इंडिया में अगर ब्रिटिश का रूल चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कॉर्पोरेशन के
वजह से ही, मतलब इंडियन पीपल ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से हमारे इंडिया में ब्रिटिश का रूल है। अगर हम इंडिया वाले ही कॉपरेट करना बंद कर दे तो वो उनको इधर से भागना पड़ेगा। तो ये सब उन्होंने 1990 में उनकी हिंद स्वराज बुक थी उसमें लिखा था। So if India refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. Okay, so ये मानते थे गांधी जी। अब how could non-cooperation became a movement? मतलब non-cooperation एक movement कैसे बनी? So पहले स्टेज में गांधी जी ने क्या किया? शुरुआत गांधी जी ने की। उन्होंने अपना केसर आई हिंद का जो अवार्ड था, जो अफ्रीका में जब बियो वॉर हुई थी तभी उनको मिला गया था, ब्रिटिश ने दिया था, तो वो उन्होंने फिर से दे दिया, उनको रिटर्न कर दिया। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना जो ब्रिटिश ने जो टाइटल ऑफ सर जो अवार्ड खिताब दिया था, हम खिताब बोलते हैं, वो भी उन्होंने फिर से रिटर्न कर दिया। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि बॉयकॉट हुआ, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, कॉलेज एंड रूल्स, ये सब हुआ। तो सेकेंड स्टेज में बॉयकॉट मतलब क्या? रिफ्यूज किया गया कि कोई चीज को हम इग्नोर करेंगे, हम उसे प्रमोट नहीं करेंगे। मतलब कि आर्मी ने अपना सब गवर्नमेंट के साथ हमें कॉपरेट नहीं करना, वो जैसे बोले वैसे हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंडियन लोग मतलब इंडियन कल्चर के हिसाब से चलेंगे। तो ये सब था हमारा नॉन कॉपरेशन में। उसके बाद क्या हुआ कि मैनी कांग्रेस लीडर वर कंसर्न अबाउट प्रपोज। फाइनली at Congress session at Nagpur in December 2020, a compromise was worked out on non-cooperation program was adopted. तो हमने इधर देखा था खिलाफत मूवमेंट में कलकत्ता सेशन हुआ था, तो उस सेशन में सिर्फ कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने की बात की गई थी कि हम ऐसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम चलाएंगे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में सितंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सिर्फ नाम दिया गया था कि हम ये ऐसे चलाएंगे। लेकिन जब दिसंबर में जब फिर से एक सेशन हुआ था कांग्रेस का नागपुर में, तभी ये प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। ये प्रोग्राम तभी शुरू हुआ था। तो डिफरिंग स्ट्रेंथ्स इन मूवमेंट, तो सारे डिफरिंग स्ट्रेंथ्स क्या थे? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921, मतलब दोनों नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों साथ में चली। तो हमने देखा कि 1920 में सितंबर में कलकत्ता में सेशन हुआ था, जिसमें सिर्फ ऐसी बात की गई थी कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। और उससे पहले ही गांधी जी ने उसके आसपास के महीनों में गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट की भी बात की थी मोहम्मद अली और शौकत अली से। और दिसंबर 1920 में ये डिसाइड हुआ था कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चला रहे हैं। तो फाइनली जब 1921 में ये मूवमेंट चली और इसमें वेरियस सोशल ग्रुप सारे सोशल ग्रुप के थे और वो एक ही चीज़ चाहते थे सारे ग्रुप कि हमें स्वराज मिले। लेकिन स्वराज की डेफिनेशन सबके लिए अलग थी। स्वराज मतलब अगर कोई पेशेंट है, काम कर रहा है लैंडलॉर्ड के लैंड में, तो उसके लिए क्या होगी कि हमें कोई गवर्नमेंट फिर से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करे और हमें लैंड का टुकड़ा मिल जाए। बिजनेसमैन के लिए क्या होगी कि हमें टैक्स कम रखे गवर्नमेंट। सो सबके अलग अलग नोशंस होते हैं, हमने पढ़ा था डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट चैप्टर में। तो उसी तरह इस स्वराज की डेफिनेशन भी सबके माइंड में अलग अलग थी।
So let's move forward. So movement in town. तो टाउन में क्या हुआ था? तो टाउन में कैसे मूवमेंट चली थी? सिविल डिसोबीडियंस, सॉरी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट। गाइस एक चीज और कहनी थी मुझे कि हमारी जो खिलाफत मूवमेंट थी वो आई थिंक 1923 में ख़त्म हो गई थी। क्योंकि ख़त्म क्यों हुई थी? क्योंकि जो खलीफा थे उनको ओवरथ्रो करके कोई उनका नाम था मुस्तफ़ा केमाल पाशा। तो सॉरी 1922 में मुस्तफ़ा केमाल पाशा ने, जिसको अटाटर्क करके, जो उनका नाम अटाटर्क था, तो उन्होंने तुर्की को रिपब्लिक बना दिया। उन्होंने खलीफा को ओवरथ्रो कर दिया। इसलिए 1922 में सिविल डिसोबीडियंस तो चल रही थी, लेकिन खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गई थी। ओके, सो ये याद रखना है। ये मैंने अभी नोट डाउन नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन रहे। उनका नाम क्या था? अटाटर्क, केमाल पाशा। सो टाउन में क्या चल रहा था? 1000 ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स ने स्कूल लेफ्ट कर दी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो स्कूल चल रही थी। हेडमास्टर ने छोड़ दिए, टीचर्स ने रिज़ाइन कर लिए, लॉज ने भी अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ मद्रास के अलावा पूरा इंडिया स्ट्राइक पे आ गया था। मतलब सत्याग्रह चला रहे थे, क्योंकि मद्रास में एक जस्टिस पार्टी करके एक पार्टी थी जो नॉन ब्राह्मण्स के लिए थी। और वो, उनको क्या लगता था कि इलेक्शन में एंटर करने से हमें थोड़ी सी पावर मिलेगी, इसीलिए उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी। और उसके बाद क्या हुआ था? लिक्वाश ऑफ पिकेट हो गए थे, मतलब ब्लॉक हो गए थे। और दैन फॉरिजन क्लोथ्स बर्न हो गए थे। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन foreign goods and finance trade. As the boycott movement spread, people began discarding imported clothes and wearing Indian clothes. तो लोग क्या करने लगे कि बाहर के जो क्लोथ्स, इम्पोर्टेड क्लोथ्स थे, वो नहीं पहन के वो अपने इंडियन क्लोथ्स पहनते थे। इंडियन टेक्सटाइल मिल का भी प्रोडक्शन हुआ था। और स्लो डाउन हुई मूवमेंट, सिटीज़ में फिर से स्लो डाउन हो गई कुछ समय के बाद। तो खादी क्लोथ्स जो थे वो हैंडमेड थे। तो हैंडमेड थे मतलब वो एक्सपेंसिव आते थे। और जो ब्रिटिश लोग अपनी कंट्री से लाते थे, मंगवाते थे, तो वो चीप आते थे, क्योंकि वो मशीन से मशीन से बनाते थे। इसीलिए पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते थे, पुअर पीपल। तो वो फिर से वो लोग ब्रिटिश क्लोथ्स, मतलब मिल क्लोथ्स बाय करने लगे। आफ्टर बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, तो अगर स्कूल और वो सब बंद की है बच्चों ने, तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन अगर बॉयकॉट की है तो इंडियन इंस्टीट्यूशन बननी चाहिए। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशन भी नहीं बनी, मतलब इंडियन स्कूल्स या कुछ ऐसे बनना चाहिए, तो लेकिन वो भी नहीं बनी। इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स फिर से जाने लगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, और लॉयर ने भी गवर्नमेंट कोर्स को ज्वाइन कर लिया। देन रिबेलियन इन कंट्री साइड। तो कंट्री साइड में क्या चल रहा है? लेट अस सी दैट। कंट्री साइड मतलब क्या होता है वो आपको पता है? विलेजेस वाले एरिया। कंट्री साइड मतलब विलेजेस वाले एरिया। सो उसमें क्या हुआ था कि फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू कंट्री साइड।
It drew into a force of struggles of peasants and tribal who were developing in different parts of India in the year after the war. So ये सारे पीशंस और ट्राइबल के पास भी ये सारा स्ट्रगल उनके पास भी फैली, तो वो भी डेवलप होना चाहते थे ये वर्ल्ड वॉर के बाद. सो द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हू डिमांडेड हाई रेंट एंड अ वैरायटी ऑफ अदर क्रीजेस. तो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे तो वो हाई रेंट्स मांगते थे. वो अगर पीशंस काम करते थे लैंड में तो लैंड की रेंट भी बहुत ज़्यादा मांगते थे, हाउस की रेंट और whatever. There must be taxation or whatever. Patients were not paid for the overtime. OT हम बोलते हैं ना, overtime को OT बोलते हैं, which is called beggar. तो overtime को पे नहीं करते थे, उसे beggar बोलते हैं. तो पीशन मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. तो वो रेवेन्यू का रिडक्शन, अबॉलिशन ऑफ बेगर. ओटी को पे नहीं करते थे, नहीं मतलब ओटी को पे ना करना, ओवर टाइम को पे ना करना उसे बेगर बोलते हैं. तो ओवर टाइम को पे करना उसे हम अबलाइजेशन ऑफ बेगर बोलते हैं. और सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड. तो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड को बॉयकॉट करना मतलब उसे रिफ्यूज करना. In many places, Nai Dhobi Bandhs were organized by panchayats to deprive landlord of service of even barber and washerman. और नाई और धोबी बंद को रखते थे तो वो भी स्ट्राइक्स पे आ गए थे विलेजेस में. इन अवध का एक इश्यू है, एक स्टोरी है, इश्यू तो नहीं, हाँ एक इश्यू बोल सकते हैं. इन अवध पीशंस वर लीड बाय Baba Ramchandra. I think Awadh is in UP. So he was a सन्यासी, एक सन्यासी थे. So वो पहले फिजी के थे, फिजी से आए थे. और फिजी some country or yes. The movement here was against तालुकदार and landlords. तो बाबा रामचंद्र थे वो पीशंस को सपोर्ट करते थे और वो मूवमेंट चलाते थे तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट. So in June 1920, जवाहरलाल नेहरू बिगिन गोइंग. अवध गए थे, जवाहरलाल नेहरू अवध गए और अवध जाके उन्होंने सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो समझी. और अक्टूबर में उन्होंने एक ओथ किसान सभा लॉन्च की जो हेड की जो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के चंद्र ने हेड की थी, मतलब उनके हेड, वो हेड थे ये ओथ किसान सभा के. और फ्यूअर अदर्स और और कुछ थे और कुछ थोड़े से मेंबर्स थे. विद इन अ मंथ, हो एक महीने के अंदर 300 ब्रांच खुल गई ये ओथ किसान सभा की. So when non-cooperation movement began the following year, the effort of Congress was to integrate our peasant struggle in the wider struggle. Peasant movement, however, made Congress leader unhappy. So ये मूवमेंट जब चली, किसान सभा वो सब बनाई, तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स अनहैप्पी हो गए. एज मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, house of Talukdar merchants were attacked. So let us read this once again. ये हम So when non-cooperation movement begin the following year, तो non-cooperation movement जब चालू हुई इसके बाद के साल में in 21-22 में 1921, the effort of Congress was to integrate our peasant struggle in the wider struggle. तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने हेल्प की थी अवध के पीशंस को. तो उन्होंने भी अवध के पीशंस ने भी स्ट्रगल में बहुत वाइडर स्ट्रगल मदद की थी सत्याग्रह में, स्ट्रगल में.
पीशन मूवमेंट however made कांग्रेस लीडर अनहैप्पी. सो अनहैप्पी क्यों हुए गांधी जी? क्योंकि एज अ मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 में जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुई तो तालुकदार के हाउस को जलाया, अटैक किया, बाजार को लूटे, ये सब हुआ. दिस मैनी places local leader told merchant in many places local leader told peasants that Gandhiji has declared that no tax were to be paid and land was to be redistributed among the poor. So peasants को क्या लगा कि गांधी जी अगर हम स्ट्रगल में जीत गए तो गांधी जी हमें फिर से लैंड देंगे, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और टैक्स बिल्कुल बढ़ना नहीं पड़ेगा. और वो ऐसे रिमोर्स, गांधी जी ने तो ऐसा कुछ डिक्लेयर किया ही नहीं था, लेकिन वो लोग ऐसा मानते थे, इसलिए उन्होंने अटैक किया था. क्योंकि वो लोग टैक्स मांगते थे, इसलिए उन्होंने मर्चेंट्स, तालुकदार के घर को, बाजार को लूटा था, अटैक किया था. The name of Mahatma Gandhi was being invoked in sanction all actions and aspirations. मतलब गांधी जी का इस्तेमाल करके, गांधी जी के नाम का इस्तेमाल करते थे लोग, लेकिन गांधी जी ने तो ऐसा कोई एक्ट पास ही नहीं किया था. अभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज इन ट्राइबल पीपल. ट्राइबल पीपल में क्या हुआ? तो ये सारा एक ही साथ चल रहा था कि सिटीज में हमने देखा, बाद में हमने विलेज में देखा, तो विलेज में भी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए थे. तो अभी हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक गुडेम हिल्स की कहानी है कि आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स है, तो उसमें गुरिल्ला मूवमेंट चल रहा था, स्प्रेड हुआ था 1920s में. तो गुरिल्ला मूवमेंट मतलब अचानक जब सडन अटैक करना. तो हियर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन, तो colonial government has closed large of the forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or other collected fire or to collect firewood or fruit. So इधर क्या करते थे कि गुडेम हिल के आंध्र प्रदेश के एरिया में गवर्नमेंट उन्हें जाने नहीं देती थी. कहाँ? फॉरेस्ट में कैटल को ग्रेज करने के लिए, फायरवुड, फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए एंटर नहीं करने देती थी फॉरेस्ट में. दिस एनरेज द हिल पीपल. सो ये एनरेज हुए, गुस्सा हुए. नॉट ओनली वो देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट देयर ट्रेडिशनल राइट फॉर बीइंग डिनाइड. तो उन्हें क्या लगा कि उनके लाइवलीहुड को ही सिर्फ अफेक्ट नहीं हो रहा, हमारे ट्रेडिशन को भी अफेक्ट हो रहा है. तो वो उनको लगा कि हमें हमारा कल्चर, ट्रेडिशनल फॉलो करने से ये लोग रोक रहे हैं. सो व्हेन द गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश ही होंगे उसी वक्त, तो व्हेन द गवर्नमेंट बिगिन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगर फॉर रोड बिल्डिंग, हिल पीपल रिवॉल्ट, द person who came to lead them was interesting figure. So, गवर्नमेंट क्या मांगते थे? बेगर मांगते थे. तो बेगर मतलब एक मिनट, हाँ ये क्या हो रहा था? ओके, सॉरी, गलती से क्लिक हो गया था. सो बेगर मतलब क्या कि हमें पता है कि बेगर मतलब जब ओवर टाइम के पैसे नहीं देते उसे हम बेगर देते हैं. ओवर टाइम के पैसे नहीं मिल रहे थे रोड बिल्डिंग के लिए और पीपल रिवॉल्ट कर रहे थे, तो तभी उसी वक्त एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी का आगमन हुआ, हम बोलते हैं. तो वो, उनका नाम था अलूरी सीतारामन राजू. तो ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर. तो लोग मानते थे कि उसके पास बहुत सारी स्पेशल पावर है, वो सब कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं, हेल कर लेते हैं, और बुलेट लगने पर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, ऐसा मानते थे. उनके पास एक मैजिकल पावर्स है और ऐसा मानते थे लोग, और वो भी ऐसा ही मानते थे अलूरी सीतारामन राजू.
Captivated by Raju, the rebel proclaimed that he was an incarnation of God. वो एक भगवान का रूप है, ऐसा बोलते थे लोग. Raju talked of greatness of Mahatma Gandhi. Raju was a very good follower of Mahatma Gandhi. He and said he was inspired by, और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी बहुत इंस्पायर हुए थे कि गांधी जी बराबर कर रहे हैं कि हमें कॉपरेट नहीं करना चाहिए हमें, और परस्यूड पीपल टू वियर खादी, और पीपल को खादी पहनने के लिए बोलते थे कि इंडियन खादी पहनो, हमारे इंडियन क्लोथ्स पहनो, और ड्रिंक करने के लिए भी ना बोलते थे कि हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम he asserts that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. लेकिन उसी उसी वक्त वो ऐसा भी मानते थे कि इंडिया को अगर हमें लिबरेट करना है, आज़ादी दिलानी है, तो हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. नॉन वायलेंस, अकेले नॉन वायलेंस से हम आज़ादी नहीं पा सकते. तो Goodem rebel attacked police station, attempt to kill British official, and carried on guerrilla warfare for the achieving स्वराज. तो वो क्या करते थे कि गुरिल्ला अटैक करते थे, अचानक पुलिस पे अटैक करते थे, ब्रिटिश को किल किया था. तो उसकी वजह से राजू की लीडरशिप में, तो राजू वॉज कैप्चर्ड, तो ब्रिटिश लोगों ने उसे कैप्चर किया था 1924 में, और ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो. तो वो फोक का हीरो बन गया उनकी. स्वराजियन प्लांटेशन देख लें, तो फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम. अभी आसाम की बात कर लेते हैं. हमने आंध्र प्रदेश की बात की, अवध की बात की, आसाम की बात कर ली. अवध के हमने ओध किसान सभा की बात की थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू गए थे, और जिसमें उनका नाम व्हाट वाज हिज नेम, बाबा रामचंद्र. और इसमें हमने औलूरी सीतारामन राजू की बात की, और इसमें हम प्लांटेशन वर्कर की बात करेंगे आसाम की. तो फ्रीडम meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it means retaining inner link with the village from which they had come. So, आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्हें फ्रीडम मतलब क्या लगता है कि फ्रीडम मतलब फ्री घूमना, फ्री स्पेस में घूमना, किसी के अंदर एनक्लोज नहीं होना. मतलब जब क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, बंद नहीं रहना, किसी के हुक्म पर नहीं चलना. तो ये सब मानते थे. Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave. So, इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 में बहुत समय पहले से एक एक्ट पास किया था. 59 का मतलब बहुत टाइम पहले से. ये एक्ट का मतलब था कि जो वर्कर्स थे वो अपना काम छोड़कर बिना परमिशन के कभी नहीं आ सकते, और अगर छोड़ना भी है तो परमिशन लेके ही छोड़ना है. और ऐसी परमिशन तो रैली दी जाती. When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation, and headed home. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जब उन्होंने सुना कि हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया, तो उन्होंने अपना काम आधा छोड़ के अपने घर चले गए. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given the land in their own village. और उनको लगा था कि गांधी जी का राज आएगा तो सबको जमीन मिलेगी, अपने अपने विलेज में सबको जमीन मिलेगी.
The stranded on the way by railway and steamer strike, and they were caught by police and brutally beaten. तो जब वो अपने घर जा रहे थे ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टीमर से, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनको बहुत ब्रूटली मारा गया था, बहुत खराब मारा गया. The vision of this movement was not defined by Congress program. तो सारे प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम्स हुई कि सारे साथ में ही हुई थी. दे इंटरप्रिटेड द टर्म स्वराज इन द ओन वे. तो वो स्वराज को अपने ओन वे में नोशंस में मानते थे कि वो सबके अलग अलग नोशन होते. तो स्वराज उनके लिए कोई अलग ही डेफिनेशन थी स्वराज की. Imagining to be the time when all suffering and all trouble will be over. So हमने इसमें देखा कि इसमें भी मारपीट हुई, देन इसमें भी वुडन अटैक हुआ तो ब्रिटिश को मारा गया था. सेम वे इसमें भी हमने देखा कि इसमें हमने we have not seen I think so. हाँ, इन 1920 द हाउस ऑफ तालुकदार को अटैक किया गया था इसमें भी. एंड देन इवन इन दिस ये मोमेंट में तो हमने देखा है कि वो सब स्लो डाउन हो गया था. तो इसीलिए क्या हुआ, कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी उसे बंद करना पड़ा गांधी जी को, क्योंकि बहुत नॉन वायलेंस फैल रहा था. नॉन वायलेंस मतलब मारपीट हो रही थी, दंगा फसाद हो रहा था. इसीलिए एट द चोरी चौरा इन गोरखपुर. तो वैसे तो ये सारे भी हुआ था और ये भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तुरंत बंद करना था. तो चोरी चौरा एक्ट में चोरी चौरा इन गोरखपुर, piece of demonstration in Bagaton in a violent clash with the police. तो बाजार में एक वायलेंट क्लैश हुआ था पुलिस के साथ, जिसकी वजह से ये एक्ट को बंद करना पड़ा. तो इसमें क्या हुआ था, मूवमेंट वाज गोइंग इन सक्सेस में जा रहा था और इन अ मीन टाइम उसमें क्या हुआ, इट टुक अ वायलेंट टर्न आफ्टर अ पुलिस फायर एट चोरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. In a sudden burst of anger, demonstrators set a fire to nearby police station, burning 22 police to death. तो इसमें कोई एक इंसिडेंट हुआ था कि बाजार में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था जिसकी वजह से पीपल वायलेंट हो गए थे. पुलिस ने कोई उन्होंने कुछ किया होगा पुलिस ने, तो लोग वायलेंट हो गए और उन्होंने फायर की पुलिस स्टेशन, जिसमें 22 पुलिस को डेथ हो गई थी. तो इसकी वजह से गांधी जी ने तुरंत ये एक्ट बंद कर दिया. तो फरवरी में एक ही साल में जनवरी 1921 में लॉन्च किया था खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और 1922 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया क्योंकि ही फेल्ट दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रह नीड टू बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास ट्रबल. तो वो ऐसा चाहते थे. तो हमने देखा था कि दोनों मूवमेंट एक ही साल में खत्म चालू भी हुए थे और दूसरे साल में खत्म भी हो गए. तो खिलाफत मूवमेंट भी 1922 में खत्म हो गई थी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी 1922 में खत्म हो गई. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट.
हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब क्या, कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ ओबीडियंस नहीं दिखाए, जब गवर्नमेंट हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करती, तभी हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर सकते। सो दैट्स लाइक दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस में पहले तो क्या हुआ था, एक स्वराज पार्टी फॉर्म की गई थी। तो मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दूँ कि क्या हुआ। गांधी जी जो सारे जो हमारे क्या थे सत्याग्रह थे, तो बीच में बंद कर दिए थे। रॉल एक्ट बंद करना पड़ा था, ये नॉन कॉपरेशन बंद करना पड़ा, खिलाफत बंद करना पड़ा। तो इसकी वजह से जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे, वो ये स्ट्रगल को इसलिए गांधी जी को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे कि ये बीच में बंद कर देंगे तो ऐसा थोड़ी चलेगा। और वो टायर्ड हो गए थे कि ये चीज़ ऐसे बीच में रुकावट लाने से कोई फर्क नहीं होगा। तो और उन्हें पार्टिसिपेट करना था इलेक्शन में, इलेक्शन काउंसिल में। तो वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शन में। तो सी, तो इधर देखो कि within the Congress some leader were by now tired of mass struggles and wanted to participate in election to provincial council that has been set up by government of India Act। तो एक काउंसिल बना गया था उनके लिए, उनको इलेक्शन में पार्ट लेना था उसके, वो काउंसिल के लिए। तो they felt that it was important to oppose British policies with the council। अगर हम काउंसिल के साथ अगर हम ब्रिटिश पॉलिसीज का अपोज करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो उनके पास पॉलिटिकल पावर रहेगा तो वो ब्रिटिश को अपोज कर पाएंगे, ऐसा समझते। Are to reform, to reform and also demonstrate this council was not truly democratic। बट ये डेमोक्रेटिक वाली काउंसिल थी ही नहीं, गवर्नमेंट ने बनाई थी लेकिन डेमोक्रेटिक वाली काउंसिल नहीं थी, इसलिए वो सक्सेस नहीं गई। तो सिया दास थे वो काउंसिल में, मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू वॉज हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, सॉरी पीएम थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। फॉर्म द स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी बनाई थी ये कांग्रेस के लिए, लेकिन वो भी ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं थी, इसलिए वो भी इट वाज नॉट ए टर्न, वो जीत नहीं पाई थी, दे वर नॉट एबल टू टर्न ओवर इट। बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तभी उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वर यंगर लीडर। तो उन्होंने किसको सपोर्ट किया, उन्होंने सिर्फ गांधी जी को सपोर्ट किया। उनके पापा के अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू ने फिर भी गांधी जी को ही सपोर्ट किया। तो मतलब गांधी जी को सपोर्ट किया, मतलब वो और चाहते थे कि और ऐसे मूवमेंट्स चलाए। इश्यू ऑफ साइमन कमीशन देख लेते हैं। In such a situation, debate and talk were held on two issues late in 1920s। तो 1920s के समय दो दो इश्यूज पे बहुत बात चली थी। एक तो था कि वर्ल्ड वॉर की वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन हुई थी, और सेकेंड की एग्रीकल्चर की प्राइस फॉल हो गई थी, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे, they found difficult to sell their harvest and pay their revenue। So in 1930, the countryside was in turmoil,
टर्मोल मतलब सब उथल पथल हो गया, उथल पथल हो गया, के सब उथल पथल हो गया था। तो अगेंस्ट द बैकग्राउंड the new Tory government in British constituted a statutory commission under Sir John Simon. तो उन्होंने कमीशन बनाया था, सॉरी, टॉरी गवर्नमेंट के ब्रिटिश काउंसिल टॉरी गवर्नमेंट के जो टॉरी गवर्नमेंट की जो ब्रिटिश की जो कमीशन थी, उनके जो हेड थे सर जॉनसन ने इंडिया के क्या चेंजेस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और फंक्शन के चेंजेस के लिए उन्होंने ये कमीशन बनाया था। तो ये कमीशन को स्टैट्यूटरी कमीशन बोलते हैं, लेकिन वैसे तो इंडिया में सब साइमन कमीशन बोलते हैं। तो ये कमीशन में 7 मेंबर्स होते थे, but the problem was the commission was not having a single Indian member. They were all British. Okay, so this was the problem. When Simon Commission arrived in India in 1928 में Simon Commission हुआ. It was greeted with a slogan, "Go back, Simon." तो ये स्लोगन यूज किया गया था उस वक्त. In effort to win over them, Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecific future and a roundtable conference to discuss the future conflict. So Irwin वाइसरॉय थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम आपको राउंड टेबल का ऑफर करते कि हम उसमें बातें करेंगे, लेकिन कौन सी चीज लेनी है और वो सब तो हम ही डिसाइड करेंगे। कांग्रेस को किया था ये ऑफर, लेकिन कांग्रेस वालों को सेटिस्फाई नहीं हुआ कि दे डिडंट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। उन्होंने कांग्रेस लीडर को सेटिस्फाई नहीं किया। So the radicals within the Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose became more assertive. तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा हमें, इससे हो गए। तो in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, Lahore Congress formulated the demand of Purna Swaraj and for independence for India. तो 3 सेशन हुए थे, एक कलकत्ता सेशन, एक लाहौर सेशन और दूसरा सेशन का होता मद्रास सेशन। कोलकाता सेशन क्यों हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस जैसी एक्ट पास करेंगे हम, ऐसी बातचीत करेंगे। कौन से ईयर में हुआ था? 1920 में। लाहौर सेशन कब हुआ था? सितंबर 1920 में। सॉरी, मद्रास सेशन कब हुआ था? 1920 में, दिसंबर में। किसके लिए? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। और सिविल डिसोबीडियंस कब लॉन्च हुई थी? जनवरी 1921 में। और बंद कब हुई? फरवरी 1922 में बंद भी हो गया और खिलाफत मूवमेंट भी 22 में बंद हो गई। उसके बाद 1929 में कुछ सालों बाद, फिर उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं था, ऑलमोस्ट पार्टी फॉर्म की थी, वही है सिविल डिसोबीडियंस। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस कितने सालों बाद हुआ? 7 ईयर्स के बाद हुआ था। उसके बाद तो पार्टी फॉर्म की सिविल डिसोबीडियंस में के मूवमेंट के लिए
साइमन कमीशन हुआ था जो, कब आया था साइमन कमीशन? 1929। तो दिसंबर में एक लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर करंटली है पाकिस्तान में, जिसमें पूर्ण स्वराज मांगा गया था। So in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru and Lahore Congress, formulated the demand of Purna Swaraj, full independence for India. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day. और उसी दिन डिसाइड भी हुआ था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, वी वांट फुल इंडिपेंडेंस, पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कुछ इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। और उस दिन डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी 1930 में हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन लोगों ने ये चीज़ से लोगों ने इस चीज़ पे अटेंशन ही नहीं दिया, इसीलिए अगेन इट वाज नॉट अगेन इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा लोगों। तो यस, हाँ, हमने फिनिश कर दिया है आज का सेशन। आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? रॉल एक्ट के बाद हमने सिविल डिसोबीडियंस एक्ट पढ़ा, और सॉरी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पढ़ा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पढ़ा। उसके बाद हम सॉल्ट मार्च और वो सब देखेंगे। आई होप कि आपको मज़ा आया ये सेशन में। डेट याद रखनी है, इजी है, हम समझ सकते हैं ये चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। अगर हम याद रखेंगे, मतलब इमेजिन, अगर हम जो बोलते हैं वो अगर हमारे माइंड में आता है, रीड करें, तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। और ये सारी नोट्स आप पढ़ो स्क्रीनशॉट लेके, और कुछ, that's it. I don't want to say anything else. Stay tuned. Please like, share, and subscribe. Thank you. Thank you for attending my session. It will be your great help from me. And I hope कि आपको समझ में आ रहा है. You people are getting more comfortable with it. I'll try to be more understanding to you guys. And so thank you guys. See you guys. Thank you. Bye bye. See you. See you in next session.